सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, हमें पैदल ही जाना है। नमस्कार, कशिश न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। आज इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे, कलम के उस जादूगर से रूबरू करवाएंगे जो साहित्य के सतरंगी दुनिया में कल्पनाओं की बैसाखी नहीं पकड़ते थे, बल्कि जो जीते थे वही लिख देते थे। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां अपनी संरचना, प्रकृति, शिल्प और रस में हिंदी कहानियों की परंपरा में एक अलग और नई पहचान लेकर उपस्थित होती रही हैं। ये कहानियां किसी आइडिया या विचार या आदर्श को केंद्र में रखकर नहीं बुनी गई हैं, बल्कि ये हमें सीधे साधे जीवन में उतारती हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी को आंचलिक साहित्यकार भी कहा जाता है और अदब की दुनिया से वास्ता रखने वालों के बीच इनका कैनवास इतना बड़ा था कि करोड़ों लोग इनके दीवाने हो गए। उड़ बैठी हलवैया तो कन्या आ रे, बर्फी के सब रस ले लिया रे, पिंजरे वाले मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे, पिंजरे वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे, पिंजरे वाली मुनिया। 4 मार्च 1921 को पूर्णिया के औराही हिंगना में जन्मे फणीश्वर नाथ रेणु आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्ष करते रहे और इसी प्रसंग में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े और राजनीति में सक्रिय भागीदारी की। कारवां चला तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। तो साल 1950 में नेपाली दमनकारी रणसत्ता के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के सूत्रधार रहे। रेणु जी के ज़माने में पुलिसिया दमन के किस्से जग जाहिर थे, लेकिन इन सब के बीच रेणु जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से अमन और भाईचारा की ऐसी मिसाल पेश की कि लोग आज भी उनके कायल हैं। अभाव का चित्रण उन्होंने किया है, चाहे स्वास्थ्य सुविधा की बात कर लें, चाहे शिक्षा की बात कर लें, या फिर जो दलित या दबे कुचले लोग हैं उनको समाज में स्थान दिलाने के लिए जो उन्होंने रचनाएं की, आज बहुत हद तक उस पर काम ज़रूर हुआ है। जहां खाट पर मरीजों को ले जाने की चर्चा हुआ करती हैं, वहां अब एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, सरकारी तौर पर अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, और बच्चों में जो पढ़ने और स्कूल जाने की प्रवृत्ति का जो विकास हुआ है, ये रेणु के समय में महज उनकी एक कल्पना थी कि गांव के बच्चे भी पढ़ें, अच्छे स्कूलों में पढ़ें। उनकी तबीयत खराब रहने लगी और सक्रिय राजनीति से मन ऊबने लगा। तब उनका झुकाव लेखन की तरफ हुआ। डूब गए हम बीच भंवर में, करके 16 पार। 1954 में उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल की रचना की। आश्रम तो एक बहाना है, यूं क्यों नहीं कहती कि जवानी संभाले नहीं संभलती। मैं वहाँ आंख मटका करने गई थी। आंटी चुप रह बेशरम, मुझे आके दिखाती है। चल जा जाके खाना बना आंटी। और इसके बाद रेणु को हिंदी के कथाकार के रूप में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा मिले। साहित्य की सतरंगी दुनिया जिसमें कल्पनाएं विस्तार पाती हैं और जो कहानियां हैं वो कही सुनी बातें होती हैं, मगर इन सब के उलट रेणु जी जो जीते थे वही लिखते थे। रेणु का जो साहित्य है वो लोक का साहित्य है, मतलब यहाँ के इलाके का है, और उसका डायग्राम जो है वो बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया का है। तो रेणु इसी कारण साहित्य के छात्र नहीं भी हैं, हम तो इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, लेकिन रेणु ने हमें खींचा बचपन से ही, और उनका गांव हमें हमेशा खींचता रहा, जिस कारण हम उनके करीब होते चले गए। केवल उनका साहित्य ही नहीं, उनका जीवन हमें खींचता है कि किस तरह आप जहाँ हैं वहीं रहकर पूरी दुनिया से बातचीत कर सकते हैं। तो रेणु ने ये कला हमें सिखाई है और हम लोग रेणु के हो गए या रेणु हमारे हो गए। रेणु की लगभग हर कहानी के पात्र
सच्ची घटनाओं से ओत-प्रोत लगती और दिखती थी। चिट्ठियां हो तो हर कोई बांटे चिट्ठियां। हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से उन्हें ख्याति मिली ही तो मारे गए गुलफाम पर आधारित तीसरी कसम। तुम आ गए रमन, चलो भेंट हो गई। ये लो अपने रुपये, लो ना मीता, लो ना। मैं तो उम्मीद ही खो बैठी थी, सोचा अभी भेंट ही नहीं होगी। मैं वापस जा रही हूँ अपने देश की कंपनी में। लो मेरी निशानी, सर्दी में काम आएगी। जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के भर माए। राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका में फिल्म ने उनकी प्रसिद्धि के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके 16 पार सजनवा बैरी हो गए हमार। रेणु जी की जो लेखन शैली थी वो बिल्कुल जीवंत हुआ करती थी। रेणु जी की जो कहानियाँ थी उसमें व्यक्ति विशेष नायक नहीं हुआ करता था, बल्कि गांव की जो मासूमियत थी, गांव की जो अटकलें थी, उनको वो अपने कहानियों में विशेषता दिया करते थे और उसी को वो अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया करते थे। अपना टोला में किसी को बालना नहीं आता। किसी भी तरह गोधन को राजी कराइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। रेणु जी ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। तुझसे मोहब्बत करके किसन रोते भी रहे, हंसते भी रहे, रोते भी रहे, हंसते भी रहे। अब आएगा महतो टोला के पंचायत में रौनक। उनकी भाषा शैली में एक जादुई असर है जो पाठकों को अपने साथ बांध कर रखता है। पटना से लेके बनारस तक लोग हमको बुलाता है और अपने ही गांव में ना कटवाएगा तुम। अब बछिया खोजने आए थे कि ताक झांक करने? ताक झांक? नहीं नहीं, लीला खत्म हो गया पर हमारा श्रृंगार तो अधूरा रह गया। खबरदार जो आज के बाद मुंडे के आगे पीछे सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाया। आज से तुम जात बिरादरी से बाहर। रेणु को बहुत करीब से देखा है, करीब से सुना है, करीब से सुनाया है, तो मैं जानता हूँ। उनके घर पर भी गया था जबकि वो साहित्य सृजनरत थे। तो रेणु की रचना की खासियत यह है, उसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि वो जो कुछ भी देखा उन्होंने, और उनके जीवित पात्र होते हैं, ग्रहण तो नहीं था, क्रिएटिव नहीं था, उन्होंने उसका सृजन नहीं किया, जो था थोड़ा सा चेंज करने के बाद वो हुई। और इसीलिए उनकी कहानी में सबसे बड़ी चीज़ है कि साहित्य को मंगलमय होने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है: सत्य, शिव, सुंदर। तो उसने सच लिखा और इसलिए वह मंगलमय हो गया और सुंदर भी हो गया। अदब की दुनिया में अदब से यूं ही उनका नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि अपनी रचनाओं में रेणु जी इस कदर प्रेम को समाहित किया करते थे कि प्रेम और पाकीज़ा हो जाया करती थी। रेणु एक अद्भुत किस्सागो थे और उनकी रचनाएं पढ़ते हुए लगता है मानो कोई कहानी सुना रहा हो। साल 1966 में तीसरी कसम पर इसी नाम से राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका में प्रसिद्ध फिल्म बनी, तो 51 साल बाद साल 2017 में एक बार फिर रेणु की प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट पर बनी फिल्म भी बड़े पर्दे पर धमाल मचा गई। रेणु जी अपनी लेखनी के माध्यम से छुआछूत जैसी कुप्रथा पर ऐसा वार किया कि लोग धीरे धीरे इस ताना बाना को भूलने लगे। रेणु जी का लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है और शायद यही वजह है कि इन्हें आजादी के बाद की प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। अपनी कथा साहित्य में उन्होंने आंचलिकता का खुलकर प्रयोग किया है
और उनका किया गया प्रयोग लोगों को सदा लुभाता है। तो हर काम टेढ़ा तरीका से करेगा ना? एक काम सीधा तरीका से करेंगे। तू अपनी माई को मना ले। का? तुझसे भी हाँ। फणीश्वर नाथ रेणु जी के कहानियों में, उपन्यासों में आंचलिक रूप रंग के हर रस, हर रंग, हर ताल, हर सुर और हर सुंदरता और हर क्रूरता को बड़ी ही सुंदरता से दर्शाया गया था। पंचलाइट के साथ रेणु जी को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। कुछ आलोचकों ने गोदान के बाद इसे हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में भी देर नहीं की। यह प्रसिद्धि ही थी कि फणीश्वर नाथ रेणु को उनकी रचना मैला आंचल के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्णिया को उन्होंने अपने साहित्य में, चाहे वो उनका उपन्यास हो, उनकी कहानी हो, सब में इसी पूर्णिया को उन्होंने पात्र बनाया है। पूर्णिया को नायक बना कर के पेश किया उन्होंने। जैसे मैला आंचल में तो वो मेरीगंज है नायक, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूर्णिया का जो यह अंचल है यही नायक है। इसी को भारत के तमाम पिछड़े हुए गांवों का एक प्रतीक बना करके उन्होंने उपस्थित किया है। लेकिन पूर्णिया में ही वो सिमटे हुए नहीं रह गए। उनका दृष्टिकोण संपूर्ण भारतीय किस्म का है और मानवतावादी। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों और उपन्यासों में जो आंचलिक जीवन है, उसका हर रस, उसका हर ताल और उसका हर लय और उसकी हर सुंदरता और उसकी हर क्रूरता को भाषा के शैली में बांध कर रखने की कोशिश की गई है। और जो जीवंत जिंदगी है उसको उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से जीवंत रूप दिया है और इस माध्यम से उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में, लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है। रेणु जी ने अपनी कहानियों, उपन्यासों में ऐसे पात्रों को गढ़ा जो हमेशा के लिए यादगार बन गए। आप हीरामन को ही याद करें। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम आपने जरूर पढ़ी होगी। रेणु की इस महान कथा पर बनी बहुचर्चित फिल्म तीसरी कसम की कथा तत्कालीन फिल्म कथा चलन से भिन्न थी। तुम क्यों हंस रहे हो? अरे क्या हुआ? सुनिएगा तो आप भी हंसिएगा। मैं इतनी बुरी लगती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, आप गलत समझी हैं। अरे डाकिन पिशाचिन तरह तरह के रूप धर लेती है ना। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, मंदिर में जाके हाथ जोड़ा, कहा भगवान सही सलामत मेला पहुंच जाए, कहीं ये डाकिन पिशाचिन हमारा नुकसान न कर दे। कुछ नुकसान हुआ? तीसरी कसम पर इसी नाम से राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका में प्रसिद्ध फिल्म बनी। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। हीरामन और हीराबाई की इस प्रेम कथा ने प्रेम का एक अद्भुत महाकाव्यात्मक पर दुखांत कसक से भरा आख्यान सा रचा, जो आज भी पाठकों और दर्शकों को लुभाता है। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर,
कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। हिंदी फिल्मों का ये वो दौर था जिसमें कथानक, हलचल, घटनाक्रम, उफान ढलाव से सराबोर रहा करता था। लेकिन फिल्म तीसरी कसम साहित्य कथा का सिनेमाई रूपांतरण थी। तो भगवान जी से ही मांगेंगे। चलिए। हाँ? लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, मीठे बहन तीखे नैनों वाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। कथा में बातचीत, मनोभाव, मानवीय संबंधों के सहारे प्रवाह आया। समकालीन चलन की तुलना में पात्रों का चरित्र चित्रण सत्यता, सादगी, संवेदनशीलता से पूर्ण था। दूल्हे राजा रखना जतन से दुल्हन को, कभी न दुखाना तुम गोरिया के मन को। और यही कारण रहा कि अपने समय में तीसरी कसम की दुनिया तमाम फिल्मों से जुदा रही। नाजुक है नाजुकी है पाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। रेणु जी को जानने और समझने का मौका मुझे मैलांचल के दौरान मिला था। जब मैं मैलांचल में काम कर रहा था, मैंने मैलांचल में भंडारी की भूमिका की थी और साथ साथ उस सीरियल में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया था। तो मुझे लगा कि रेणु के उपन्यास पे काम हो रहा हो तो पहले रेणु को पढ़ना जरूरी है। इनफैक्ट आप रेणु को तभी जान सकते हैं या फिर किसी भी साहित्यकार को तभी जान सकते हैं जब उनकी आप रचना पढ़ेंगे। और रेणु की रचना आज भी आप पढ़ेंगे तो आज भी समाज में उनकी रचना आज भी प्रासंगिक है। उनकी जो कहानियाँ थी उसमें जीवंत रूप देखी जाती थी और उनका जो कहानियों को समझाने का ढंग हुआ करता था उसमें काफ़ी सुंदरता से वो प्रस्तुत करते थे कि ऐसा लगता था कि मानो जो सच में हम कोई फिल्म नहीं बल्कि हम कोई कहानी नहीं बल्कि कोई जीवंत कहानी को, जीवंत सुख को देख रहे हों। रेणु जी का पात्र काल्पनिक नहीं बल्कि जीवंत हुआ करता था, इसलिए मौजूदा हालात भी सच हुआ करते थे। रेणु जी ने जिस समाज को देखा था आज उस समाज में बहुत कुछ बदल चुका है। सच कहे तो फणीश्वर नाथ रेणु की लेखनी में जो दर्द और पीड़ा छलकती थी वो आज साकार हो रही है और धीरे धीरे समाज के दलित पिछड़े मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कि अभी तो बिजली का जो है सब जगमगा जाता है कौन होता है। उस जमाने में रेणु का भी है पंच लाइट एक कहानी है जिससे फिल्म भी बनी है। तो उस ज़माने में जो है सो समयाना है और उसी में जो है सो पेट्रोमैक्स जो है जिसमें पंच लाइट रहता था। 1.5 पैसा लेकर के मैं मेला जाता था रेणु के ज़माने में, 1.5 पैसा लेकर, गौर कीजिए। और मूढ़ी, झिलिया, जिलेबी जम के खाते थे। एक पिलखी जो है सो लेके चले आते थे। है क्या आज? रेणु जी अगर आज के बिहार को देखते तो उन्हें जरूर तसल्ली होती। पहले सफर के लिए बैलगाड़ी ही प्रमुख साधन हुआ करता था, लेकिन आज सड़क पर सर पर दौड़ती गाड़ियों को देखते, बच्चियों को साइकिल चलाकर स्कूल जाते देखते, बीमार लोगों को उचित इलाज कराते देखते तो कहीं न कहीं उनके दिल को भी सुकून मिलता। अभाव का चित्रण उन्होंने किया है, चाहे स्वास्थ्य सुविधा की बात कर लें, चाहे शिक्षा की बात कर लें, या फिर जो दलित या दबे कुचले लोग हैं उनको समाज में स्थान दिलाने के लिए जो उन्होंने रचनाएं की, आज बहुत हद तक उस पर काम ज़रूर हुआ है। जहां खाट पर मरीजों को ले जाने की चर्चा हुआ करती हैं, वहां अब एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, सरकारी तौर पर अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और बच्चों में जो पढ़ने और स्कूल जाने की प्रवृत्ति का जो विकास हुआ है, ये रेणु के समय में महज उनकी एक कल्पना थी कि गांव के बच्चे भी पढ़ें, अच्छे स्कूलों में पढ़ें। फणीश्वर नाथ रेणु को याद करते पूर्णिया के वयोवृद्ध साहित्यकार
भोलानाथ बताते हैं, रेणु जी का पात्र काल्पनिक नहीं बल्कि जीवंत हुआ करता था, इसलिए मौजूदा हालात भी सच हुआ करते थे। उनका कहना है कि विकास का पहिया तो बहुत क्षेत्र में चला और तेज चला, मगर लोगों के दिल जिस कदर उस दौर में एक दूसरे के लिए धड़कते थे, आज समाज का वह ताना बाना बिखर गया है। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भागना बाँचे कोई, करमुआ बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार।